100% कस्टम ड्यूटी, 100% रेगुलेटर ड्यूटी, 80% FED और वो मिला के कोई 400% के करीब ड्यूटी बनती। जैसे जो कार है वो हम 3 साल से ज्यादा पुरानी इंपोर्ट नहीं कर सकते। 3 स्कीम्स हैं जिनके तहत जो है ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो यूज गाड़ी जो है वो लेके आ सकते हैं अपने साथ। यूज गाड़ी वैसे जो रेगुलर इंपोर्ट में है वो नहीं की जा सकती, उसमें वो बैन है। खास तौर पे जो लग्जरी गाड़ी है उनके ऊपर ड्यूटी टैक्सेस की शरह जो है वो बहुत ज्यादा है। 1300 सीसी गाड़ी तक जो है वो फिक्स ड्यूटी के अंदर आती है, फिर उससे ऊपर जो है फिर वो दूसरे स्लैब में आ जाती है। अक्सर ओवरसीज पाकिस्तानी या मुख्तलिफ लोग जो हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि वो बैरून मुल्क से गाड़ी किस तरह से इम्पोर्ट कर सकते हैं। आज हमारे साथ कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट एसोसिएशन लाहौर के साबिक सदर मकसूद भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भट्ट साहब ये बताएं कि गाड़ियाँ आप मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट करते रहें, सबसे पहले तो ये बताएं कि गाड़ी इम्पोर्ट किस तरह की जा सकती है, इसका प्रोसेस क्या है? एक्चुअली जो गाड़ी है वो जो गाड़ी जो ओवरसीज पाकिस्तानी लेके आते हैं यूज गाड़ी वैसे जो रेगुलर इंपोर्ट में है वो नहीं की जा सकती, उसमें वो बैन है। तो ये सिर्फ जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे जो भाई हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर वो वापस अपने मुल्क आते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम रखी हुई है, पर्सनल बैगेज या ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस जिसको हम TR बोलते हैं, या गिफ्ट स्कीम। ये 3 स्कीम्स हैं जिनके तहत जो है ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो यूज गाड़ी जो है वो लेके आ सकते हैं अपने साथ। उसमें वो उनको ये फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने। अदरवाइज रेगुलर इंपोर्ट में कोई रेगुलर इंपोर्टर जो है वो यूज गाड़ी की इंपोर्ट नहीं कर सकता। दूसरा ये बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर कोई जापान से या कनाडा से या अमेरिका से गाड़ी लाना चाहे तो क्या प्रोसेस है उसका, किस तरह से वो लेके आए? जी, वो उसमें ये है कि एक तो हम कस्टम ने ये देखना होता है कि उसका जो अब्रॉड है जहाँ पे वो गया है वहाँ पे उसका स्टे कितना है। वो अगर 2-3 साल से ज़्यादा स्टे है, 3 साल से ज़्यादा स्टे है, रेगुलर वहाँ पे स्टे है, वहाँ पे वो काम कर रहा है, अर्न कर रहा है, उसकी इनकम है, तो फिर उसको वो इजाज़त दी जाती है गाड़ी लेके आने की। या अगर वो खुद से नहीं आ रहा या लेके साथ नहीं आ रहा तो वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को गाड़ी जो है वो गिफ्ट कर सकता है। उसके लिए उसको वहाँ पे जो मुतलका पाकिस्तानी हाई कमीशन या एम्बेसीज हैं वहाँ जाएंगे और वो वहाँ से गिफ्ट बन जाएगा और वो गिफ्ट कर देंगे गाड़ी अपने वालिद, भाई, माँ, बहन, बीवी, बेटे, बेटी को, किसी को भी वो गिफ्ट कर सकते हैं। ये तरीकाकार है। अगर फर्ज करें वो गाड़ी वहाँ से 40 या 50 लाख रुपए की एक गाड़ी परचेज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सस्ती गाड़ियाँ मिल जाती हैं, तो यहाँ पे लाते लाते उसकी मार्केट वैल्यू जो है आया वो यहाँ की मार्केट के मुताबिक ही तो नहीं बन जाएगी। एक्चुअली जो हमारे यहाँ चूँकि जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसको एक ख़ास प्रिविलेज जो है वो गवर्नमेंट ने ऑटो पॉलिसी 2015-16 में अनाउंस हुई थी, आपके शायद देन में होगा। उसके तहत यहाँ पे जो असेंबलिंग प्लांट्स लाया गया था कार मैन्युफैक्चरर्स को, उस सिलसिले में ना गाड़ियों के ऊपर ख़ास तौर पे जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर ड्यूटी टैक्सेस की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी जो एक मिसाल आपको देता हूँ कि एक लैंड क्रूजर अगर कोई लेके आता है जापान से तो उसके ऊपर तकरीबन नकवी साहब 400% जो है उसको कस्टम पे करना पड़ता है। अगर जैसे आपने फरमाया कि 50 लाख की गाड़ी लेके आया तो 2 करोड़ रुपया उसको कस्टम पे करना पड़ेगा। तो ये मसला है और उसमें भी फिर प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी वो मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज में से ड्यूटी देनी है, वो बड़ा एक इशू है। लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से समझाते हैं लोगों को कि किस तरह उन्होंने पैसे वहाँ से फॉरेन रेमिटेंस लेके आनी है और अपने अकाउंट में से फिर वो फॉरेन रेमिटेंस का इनकैशमेंट करा के बैंक से बाकायदा एक सर्टिफिकेट लेके फिर कस्टम में ड्यूटी जमा करानी है। बड़ा मुश्किल। इस सारे मुश्किल प्रोसेस से गुजरने के बावजूद अगर कोई ये सारी दस्तावेजात तैयार कर लेता है उसके बाद वो गाड़ी यहाँ पे ले आता है, तो ओवरसीज या फिर जो जनरल पब्लिक है अगर यहाँ का कोई इम्पोर्टर नई गाड़ी इंपोर्ट करता है, क्योंकि नई गाड़ी सिर्फ इम्पोर्टर्स इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसे कोई फायदा मिलता है, यानी मार्केट वैल्यू से काफी कम पड़ती है? जी, ऑब्वियसली जाहिर है कि वो मतलब जापान में उसकी जो कीमत है, जो मार्केट में गाड़ी जब अगर कोई सेल के लिए जाती है, जाहिर है अगर मैंने मिसाल के तौर पे गाड़ी बेची है तो किसी साहब ने वो खरीदी है 2-2.5 करोड़ की, तो उनकी एक इन्वेस्टमेंट होगी। कारोबारी लोगों का तो ये होता है ना, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना फिर प्रॉफिट रख के, मार्जिन रख के फिर ही गाड़ी सेल करनी है मार्केट में। ऑब्वियसली मार्केट से गाड़ी सस्ती होती है जो वो इंपोर्ट होती है। ये बताएं बच्चों कि जो छोटी गाड़ियां हैं जिस तरह वैगनार है जापानी, जो आम जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है जो ऐसी गाड़ियां छोटी लेते हैं 1000 सीसी तक की या 650 सीसी, जिस तरह डेज है वो यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, वैगनार है बहुत पॉपुलर, फ्यूल कम जो कंज्यूम करती हैं वो गाड़ियाँ यहाँ बहुत पॉपुलर, जो फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ। तो आया एक बंदा जापान से ये गाड़ी लेता है और पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए वो यहाँ तक ले आता है, तो उसे वो गाड़ी कितने में पड़ जाएगी यहाँ पे? वो अब जापान से अब ये जो गाड़ियाँ ना 1300 सीसी तक, ये गवर्नमेंट ने एक फिक्स रिजीम ड्यूटी की बनाई हुई है। पहले ये 1800 सीसी तक थी, अब उसको रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 1300 सीसी तक कर दिया।
तो 1300 सीसी गाड़ी तक जो है वो फिक्स ड्यूटी के अंदर आती है, फिर उससे ऊपर जो है फिर वो दूसरे स्लैब में आ जाती है। तो अब इस वक्त असल मसला ये है कि हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो चुकी है। आज से कई साल पहले जब मैं गाड़ियों का काम रेगुलर करता था तो 50 पैसे का येन होता था, 60 पैसे का येन होता था। अब मेरा ख्याल है कोई 2 रुपये के करीब जो है वो येन की कन्वर्जन है। तो उस हिसाब से आप लगा लें, जो गाड़ी मतलब 10 साल पहले कोई अगर 10 लाख में लेके आ रहा था तो ऑब्वियसली वो 30 लाख रुपए से कम में नहीं लेके आ रहा। तो जो कस्टम ड्यूटी है गाड़ी के ऊपर वो कितनी है ये 1300 सीसी तक, और उससे ऊपर कितनी? 1300 सीसी तक जो है वो जो ये 650 सीसी गाड़ियां हैं इनके ऊपर 55% है उसकी टोटल मालियत, या अगर किसी ने पुरानी गाड़ी ली है तो जितने की खरीदी है उस पर 55% है टोटल जो वैल्यू असेस होती है। ये वैसे फिक्स रजीम में है, 650 सीसी गाड़ी, 1000 सीसी गाड़ी, 800 सीसी गाड़ी, ये फिक्स रजीम में इनके ऊपर गवर्नमेंट ने ड्यूटी टैक्सेस फिक्स किए हुए हैं। तो वो उस फिक्स रजीम के मुताबिक ही ड्यूटी देनी पड़ती है। तकरीबन कितनी है छोटी गाड़ी? जैसे ये जो है जो 650 सीसी गाड़ी है इसके ऊपर $4500 या $5000 जो है वो ड्यूटी गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है। और इस तरह जो 1000 सीसी है उस पर $5500 $6000, इस तरह फिर 1300 पे इससे ज़्यादा। फिर उसके जब ऊपर निकलते हैं तो फिर उसकी वैल्यू बाकायदा असेस होती है। वो इंटरनेशनल मार्केट से फिर प्राइस लेके यूज गाड़ी की तो उसके मुताबिक फिर असेस करते हैं। और जो ड्यूटी का स्लैब है वो जो 650 सीसी गाड़ी उस पर सबसे कम है, 55% कस्टम ड्यूटी है और सेल्स टैक्स वगैरह वो तो है ही है। उसके बाद फिर 1000 सीसी पे भी इतनी है 55%, फिर 1300 जो है वो उस पर 60% है। उससे ऊपर फिर जाते हैं तो फिर 70%, और फिर मैंने आपको बताया 100% कस्टम ड्यूटी, 100% रेगुलेटर ड्यूटी, 80% FED, और वो मिला के कोई 400% के करीब ड्यूटी बनती है। अच्छा, एक बात ये बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी अक्सर औकात वो सोचते हैं कि अमेरिका से, कनाडा से, दुबई से उनके पास गाड़ियां होती हैं 3 साल पुरानी, 4 साल, मैक्सिमम 5 साल पुरानी। वो ये समझते हैं कि वो गाड़ी अगर आ रहे हैं तो टेम्पोरेरीली यहाँ पे ले आएं, जब तक रहें यहाँ पे तो वो इस्तेमाल करते हैं। क्या इन गाड़ियों पे भी ड्यूटी टैक्सेस देने पड़ते हैं? तो उसमें ये होता है कि उसको हम कहते हैं कारने, वो बनता है वहाँ से कि अगर आप टेम्परेरीली आ रहे हैं ये सहूलियात हैं। मसलन अगर कोई यहाँ पे किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए आ रहा है, किसी मिशन के तहत आ रहा है, यहाँ पे कोई स्टूडेंट आ रहा है, या ओवरसीज पाकिस्तानी जो परमानेंट रिजाइड करते हैं बाहर के मुमालिक में लेकिन उनका यहाँ पे भी है, तो वो अगर आते हैं तो वो ला सकते हैं वहाँ से, एम्बेसी से। वहाँ पे उसको कहते हैं कार्नेडी पैसेज, वो बनवाना पड़ता है। फिर उसकी जो है वो जब जिस बॉर्डर से वो एंटर होता है, एंट्री पॉइंट से, वहाँ पे उसको फिर सारा वो असेस होता है। उसको उसकी गारंटी के तौर पे जो उसके ड्यूटी टैक्सेस बनते हैं वो वहाँ पे ऑर्डर की सूरत में या बैंक गारंटी की सूरत में रखवाने पड़ते हैं। फिर वो जो उसका ड्यूरेशन है वो जब पूरा हो जाता है तो वापस वो जब एग्जिट करता है तो वो ड्यूटी टैक्सेस जो है वो रिफंड हो जाते हैं। वो ये ऐसी स्कीमें हैं। अच्छा, एक मरतबा वो दे के आता है, जब वापस आता है वो गारंटी के तौर पे रखवानी पड़ती है वहाँ पे। और जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं बैरून मुल्क से, जो सयाह आते हैं, उनके लिए क्या सहूलत? उनको चूंकि उन्होंने वो पैसेज जस्ट पास करना होता है और उन्होंने आगे चले जाना होता है, उनके लिए उनको ड्यूटी टैक्सेस नहीं देने पड़ते। वो डिप्लोमेट्स के तौर पे उनको ट्रीट करते हुए उनको भी लेकिन एक सर्टेन टाइम लिमिटेशन दी जाती है कि इतने दिन में आपने एग्जिट करना। अच्छा, ये एक आखिरी बात बताएं कि यहाँ पे नॉन कस्टम गाड़ियों का बड़ा रवाज है। लोगों ने क्रूजर्स, BMW, मर्सिडीज, उसके अलावा लेक्सस गाड़ियाँ, NCP गाड़ियाँ रखी हुई हैं। आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लॉस है, गवर्नमेंट क्या करे कि ये गाड़ियाँ जो NCP हैं लोग इनकी तरफ ना जाए? असल में गवर्नमेंट ने कुछ पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। जैसे जो कार है वो हम 3 साल से ज़्यादा पुरानी इंपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब वो इंपोर्ट की मुराद है कि जो बाहर से जो ओवरसीज पाकिस्तानी आ रहा है वो 3 साल से ज़्यादा पुरानी कार को नहीं लेके आ सकता। अब उसमें यह है कि वो जब वो टाइम फ्रेम से गाड़ी जब निकल जाती है, लोग ये देखते हैं कि ये गाड़ी मार्केट में, फिर वो NCP गाड़ियाँ आई होती हैं, तो ऐसी फिर गाड़ियाँ लोग NCP। दूसरा ड्यूटी टैक्सेस की चूँकि बहुत ज़्यादा रेशो है, तो लेकिन वो भी आपको मैंने जैसे बताया कि एक ऑटो पॉलिसी के तहत उनको प्रोटेक्शन दी गई गवर्नमेंट की तरफ से कि ताकि वो आएँ और अपने यूनिट जहाँ पे लगाएं, गाड़ियाँ असेंबल करें। आपने देखा होगा उसके बाद एक रेवोल्यूशन सा आया है। हमारे यहाँ पहले SUV का इतना रवाज नहीं था। अब आप देखें SUV जो है वो कार से शायद मतलब उसके बराबर कम्पीट करती हुई कीमत में नजर आती है, और बाज़ का तो गाड़ियाँ जो है वो कार से सस्ती भी हैं SUV। तो वो एक गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट किया, उनको लाए और उनको मौका दिया, इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, और वो फिर गाड़ियाँ यहाँ पे मतलब। अब ये है कि जापानी गाड़ी जो है चूँकि महंगी है, बहुत महंगी है, और उस पर ड्यूटी टैक्सेस की रेशो भी ज़्यादा है, तो फिर लोग जो है वो उससे बचने के लिए फिर ये NCP गाड़ियाँ जो है वो उस तरफ वापस जाते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी टैक्सेस उसमें नहीं पे हुए होते और वो गाड़ी उनसे बहुत सस्ती कीमत में मिल जाती है।